अच्छा जी, कल हमने स्टार्ट किया था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देखा था और टाइप ऑफ बिजनेसेस देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि जी सोल ट्रेडर क्या होता है। ठीक है। देन हमने पार्टनरशिप देखा था और देन हमने कंपनी की तरफ आए थे। तो बेसिक नॉलेज हमने तीनों बिजनेसेस का लिया था। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप अगर लोगों की है मौजूद, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखी थी, उसमें था कि जी दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिलके कोई बिजनेस करें और उसमें एग्रीमेंट करें कि उसके प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे, तो हमने कहा था जी ये पार्टनरशिप हो जाती है और इसके अंदर एजेंसी का रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि जब पार्टनरशिप एक बिजनेस है जो कि एक टाइप ऑफ बिजनेस है और चल रहा है, सक्सेसफुल है, कंपनी बनाने की ज़रूरत क्या है? why there is a need of the company कि कंपनी को क्यों इनकॉर्पोरेट किया जाए जब पार्टनरशिप के तहत बिजनेस चल सकता है। तो कंपनी बनाने की ज़रूरत क्या है? क्या कोई लॉ की प्रोविजन आपके जहन में ऐसी आ रही हो जो आपने पढ़ी हो पार्टनरशिप के अंदर या कहीं और? जी, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो कंपनी की नीड क्यों हुई? जी सरमत, बताएंगे कुछ इस बारे में? क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज़ है, कॉन्सेप्ट है जो कि कंपनीज एक्ट ने बताया है बल्कि, कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर हमने पढ़ा कि जी मिनिमम जो लोग हैं वो है टू, दो से दो या दो से ज्यादा होना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग बात है, लॉ की प्रोविजन है कि अगर ये लोग 20 हो जाते हैं, ठीक है, 20 या 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो लॉ की तरफ से कंपनीज एक्ट 2017 की तरफ से ये ऑब्लिगेशन है कि अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है और इसके अंदर लोग जो है, नंबर ऑफ पीपल 20 या 20 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करें। ठीक है, यानी कि जहाँ पे लोग आपके पास 20 हैं, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, ये लॉ की तरफ से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। ठीक है, अगर हम, मैं आपको बताऊं, आपका पेज नंबर बुक का आई गेस 16 है, इसको खोलते हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 का जो बिल्कुल स्टार्ट है, उसमें ये प्रोविजन मेंशन है। आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, पढ़िए जरा, कहता है नो एसोसिएशन, पार्टनरशिप और एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, कि अगर 20 लोगों से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, जिसका पर्पस क्या था, बिजनेस करना, जिसके ऑब्जेक्ट क्या था कि हम गेन करें यानी कि प्रॉफिट आए, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वो इस तरह अपना काम नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल उसको रजिस्टर्ड किया जाए एज कंपनी, एज पर कंपनीज एक्ट 2017। यानी कि कोई भी कंपनी है और तो पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर उसके अंदर लोग 20 से ज़्यादा हो गए हैं, तो लाजमी कर दिया, यानी कि कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 9 के तहत उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने आप को कन्वर्ट करवाए किसमें, कंपनी में। और अगर वो नहीं करती तो ये एक ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है। ऑफेंस क्या है? जुर्म है। ठीक है, कि जो भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे उस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जिसमें लोग 20 से ज़्यादा हो गए हैं और फिर भी वो एज अ पार्टनरशिप काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो यानी कि लॉ की तरफ से एक ऑब्लिगेशन आ गई। ठीक है, इसको हमने आगे डिटेल में पढ़ना है
लेकिन सिंस जब हम बात कर रहे हैं एक कि जी कंपनी की ख़ास इम्पोर्टेंस क्या है, कंपनी की ख़ास वैल्यू क्या है, तो उसमें एक चीज़ ये भी बहुत आती है ज़रूरी। उसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि हम जब पढ़ रहे थे पार्टनरशिप, हमने बिजनेस लॉ में बहुत डिटेल में पार्टनरशिप को पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज है जनाब 9 मई। पार्टनरशिप के अंदर हमने ये देखा था कि, और बड़ी प्रैक्टिस करते थे इसके सवालों की, कि जी होता क्या था कि जी वो कहता था जी 3 लोग हैं, ABC पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब हमने कहा था पार्टनरशिप का हमेशा कोई नाम भी होता है। ठीक है, हमने सपोज हमने कहा जी ABC एंड एसोसिएट्स, ये इस पार्टनरशिप बिजनेस का नाम है। अब मेरा आपसे सवाल है कि एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, सपोज हम थर्ड पार्टी का नाम लेते हैं D। अगर इन ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ये जो पार्टनरशिप है, इसमें से A ने कॉन्ट्रैक्ट किया थर्ड पार्टी के साथ, या B ने किया, या C ने किया, या तीनों ने मिल के कॉन्ट्रैक्ट किया एक थर्ड पार्टी के साथ। अगर थर्ड पार्टी सपोज कोई इशू हो जाता है कि ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, या कोई और फेलियर हो गया है, थर्ड पार्टी इनके अगेंस्ट केस करती है कोर्ट में। अब मेरा आपसे सवाल ये कि हमने जब पढ़ा था बिजनेस लॉ में, तो वो कोर्ट किसके अगेंस्ट करती थी? ABC, या तीनों के अगेंस्ट, या फिर इस पार्टनरशिप बिजनेस के नाम के अगेंस्ट, ABC एंड एसोसिएट्स के अगेंस्ट? जी क्या ख्याल है किसके अगेंस्ट वो कोर्ट केस करती थी? इस पूरी पार्टनरशिप के अगेंस्ट, या किसी एक पार्टनर के, या किसी दो पार्टनर के, या सारे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस करती थी? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से आपका तीनों के अगेंस्ट जवाब आपका ठीक है। ठीक है, लेकिन आधा ठीक है। वो किसी एक पार्टनर के अगेंस्ट भी केस कर सकती है, ए के अगेंस्ट भी कर सकती है, वो बी के अगेंस्ट भी कर सकता है, वो सी के भी कर सकता है, वो ए बी के भी कर सकता है, वो बी सी के अगेंस्ट भी कर सकती है, ए सी के भी अगेंस्ट कर सकती है, और तीनों के अगेंस्ट भी कर सकती है। जो आंसर नहीं है, जो रॉन्ग है, वो ए बी सी एंड एसोसिएट्स इस पार्टनरशिप के नाम पे केस करना। ऐसा ही है कि हमने जब बी लॉ पढ़ रहे थे उसमें कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं, हमेशा इवन जब सवाल भी पूछा जाता था वो पूछता था कि जी बताओ कि जी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी क्या होगी, ए पे, बी पे, सी पे, या ए बी सी पे। कहीं पे वो इनका नाम लेके नहीं कहता था कि इस पार्टनरशिप पूरे पे क्या होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप का ये जो नाम है, ये बस नाम ही है, इसके अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं हो सकता। अगर कोई केस फाइल हो सकता है वो ए बी सी के अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि जो पार्टनरशिप बिजनेस है, इसका ये जो नाम है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये एक सेपरेट पर्सनल नहीं है, ये एक सेपरेट इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि इसके अंदर इंडिविजुअल्स कौन है? ए बी एंड सी है, या ए बी, या बी सी, या ए सी, या तीनों। इसके नाम का इस पे कोई लेना देना नहीं है। सही है, अगर थर्ड पार्टी ने कोई केस करना होगा तो वो ए बी सी या इनमें से किसी के अगेंस्ट या तीनों के अगेंस्ट करेगी, वो इस पार्टनरशिप नाम के अगेंस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर कंपनी की बात आए, कोई कंपनी है, हमने नाम ले ली जी एंग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, सपोज नाम से नजर आया कि एक कंपनी है, लिमिटेड का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, अब इस एंग्रो फूड के सपोज मालिकान है, एक का नाम अली है, एक का नाम अहमद है, एक का नाम अकबर है। ये कौन है? ये इसके ओनर्स हैं, मालिकान है, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। फिर इसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ डायरेक्टर्स भी रखे हुए। ठीक है, सपोज ए बी सी कर लेते हैं। अब इस एंग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड ने सपोज ए बी सी लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। अब मेरा आपसे सवाल है, ए बी सी लिमिटेड अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का फेलियर हो गया है तो कोर्ट में केस करती है, तो एबीसी लिमिटेड किसके अगेंस्ट
केस करेगी? इन डायरेक्टर्स के अगेंस्ट करेगी, इसके ओनर के अगेंस्ट करेगी, या एंग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट केस करेगी? जी सर। जी बताते हैं किसके अगेंस्ट केस होगा। एंग्रो फूड्स के अगेंस्ट। एग्जैक्टली क्यों होगा? इसलिए कि यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की तरफ मैं आपको लाना चाह रही थी कि ये जो कंपनी है जिसके बारे में हमने कहा था कि अगर पार्टनरशिप में लोग 20 से ज़्यादा हो जाए तो उन पर लाजिम है कि अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट करें। जरूरी नहीं है पार्टनरशिप ही हो, कोई दो बंदे मिलकर भी कंपनी बना सकते हैं, तीन भी मिलकर बना सकते हैं। कंपनी की खास बात क्या है कि जो मैंने इसको एंग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा था, कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है, एक लीगल पर्सन है। ठीक है, यानी कि जैसे इंसान होते हैं, हमने कहा हम क्या इंसान है, तो ये कंपनी भी एक तरह का क्या है? पर्सन है। लेकिन जाहिर बात है ये कैसा पर्सन है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसा ही है। ठीक है, कि ये एक पर्सन, अभी ये पर्सन क्यों है अभी हम उस पर भी बात करेंगे, ये पर्सन कैसे हो सकता है। ठीक है, हमने कहा ये एक लीगल पर्सन है। ठीक है, हम इसको पर्सन कहते हैं। और कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल है, क्योंकि रियल नहीं है। बात समझ गए? ठीक है, इसी वजह से हमने कहा इसके अगेंस्ट केस भी हो सकता है। अब पर्सन है, जिस तरह हमने कहा अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मैं एक सोल ट्रेडर हूं, सपोज इफ आई एम अ सोल ट्रेडर, तो मैंने कहा कि मुझे, अगर मैंने जो पैसा लगाया, जो सरमाया लगाया उस कंपनी के अंदर, वो मेरा कैपिटल हो गया कि जी ये मैंने उसके अंदर सरमायादारी किया। मुझे अगर लोन लेना चाहें तो मैं ले सकती हूँ। लायबिलिटी कोई इनकर करना चाहूँ, कोई डेट इनकर करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई एसेट खरीदना चाहूँ, बिल्कुल एसेट खरीद सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर बात आए तो वहाँ पे जो मेरे प्रॉपर अपने बिजनेस के ऑपरेशंस हैं वो रन कर सकती हूँ, कैसे? सेल करके, परचेजेस करके। इसी तरह कुछ टैक्सेस मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट भी देना होगा। एज अ पर्सन मैं ये सारे काम कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मेरी किसी भी किस्म की कोई और लीगल ऑब्लिगेशंस हैं तो उन सब पे फुलफिल करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी की। क्या कंपनी अपना कैपिटल एनहांस कर सकती है? सरमायादारी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, क्या ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। क्या अपने एसेट बना सकती है? जी बिल्कुल बना सकती है। क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी हो सकती है? कोई प्रॉपर्टी किसी कंपनी के नाम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जी बैंक अकाउंट्स कंपनी के नाम हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कोई कंपनी अपने ऑपरेशंस खुद कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कौन करेगा? मैनेजर्स को डायरेक्टर्स करेंगे। टैक्सेस पे कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। लोन ले सकती है, उस पर इंटरेस्ट पे कर सकती है, और तमाम लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई नॉर्मल पर्सन कर सकता है। और ये तमाम चीजें कंपनी के नाम पे होंगी। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये कैपिटल अली, अहमद और अकबर का है, हम कहेंगे ये कैपिटल एंग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का है। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि जी अहमद ने लोन लिया, हम कहेंगे एंग्रो फूड्स ने लोन लिया। खबरें तो सुनते हैं आप लोग, ठीक है, उस पे क्या आता है? बहुत सारे जिक्र आते हैं जी फलानी कंपनी ने ऐसे किया, फला। कभी ये जिक्र है कि जी कंपनी का मालिक ये बंदा था तो उसने ऐसा किया? ऐसा तो नहीं आता। हाँ, जिक्र आ सकता है, डायरेक्टर्स का जिक्र आ सकता है, लेकिन तमाम चीजें कंपनी के नाम पे आती हैं कि जी ये कंपनी ये काम कर रही है। तो यहाँ से हमें एक चीज का पता चलता है कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि तमाम काम कर सकती है। बैलेंस शीट के अंदर जो जितनी चीजें नजर आती थी, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर क्या है? अगर आप बैलेंस शीट गौर करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसके अंदर आपके पास क्या आता है? डेट्स आते हैं, लायबिलिटी आते हैं। बिल्कुल क्या है कि कंपनी जो है वो डेट ले सकती है और लाइबल होगी। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी, सपोज एंग्रो फूड्स ने लोन लिया है, तो मुझे ये बताएं इस लोन के लिए लाइबल एंग्रो फूड्स के डायरेक्टर्स होंगे?
अगर बैंक नोटिस भेजेगी कि जी लोन की पेमेंट वापस करे, इंटरेस्ट वापस करे, वो डायरेक्टर्स को नाम पे ये भेजेगी या कंपनी के नाम पे भेजेगी? किससे रिटर्न मांगेगी? जी सहमत, कंपनी से मांगेगी। ठीक है, क्यों? हमने कहा कि भाई ओनर्स का अब कोई लेना देना नहीं। कंपनी किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, किसी किस्म की ऑब्लिगेशंस इनकर कर सकती है, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कर सकती है, किसी इंडिविजुअल से करना चाहे, किसी कंपनी से करना चाहे, किसी की सर्विसेज लेना चाहे, किसी को सर्विसेज देना चाहे, कंपनी खुद अपने लीगल प्रोसेस के थ्रू कर सकती है। कंपनी डेट ले सकती है, कंपनी लायबिलिटीज ले सकती है, उन लायबिलिटीज के लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। हमने कहा क्यों? क्योंकि हमने कहा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और यही हमने कहा था ये डॉक्टरेट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटीज। ठीक है, क्या है डॉक्टरेट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी? कि जी कंपनी एक लीगल पर्सन है अपने ओनर से अलग। ओनर से अलग होने का क्या मतलब है? कि कंपनी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये नहीं कि जी ओनर ने किया है। कंपनी कोई लायबिलिटी कर सकती है इनका, ये नहीं कि ओनर ने, कंपनी खुद ये तमाम काम सब कर सकती है। ठीक है जी, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि जी ले सकती है। डेट लेना चाहे, किसी से उधार लोन लेना चाहे, बिल्कुल ले सकती है। कंपनी जो है इसको मैनेज कौन करेगा? हम डायरेक्टर्स करेंगे। पूरा चैप्टर 3 बहुत डिटेल से डायरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर टैक्स की पेमेंट बिल्कुल डेफिनेटली कंपनी पे लाइबल होगा। अगर आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो भी टैक्स की प्रोविजन पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो उसके अंदर नजर आ, कंपनी है तो टैक्स इतना लगेगा, इंडिविजुअल है तो टैक्स इतना लगेगा, एओपी है तो इतना टैक्स लगेगा। देखा हुआ है। सरमत, आपका एग्जाम का स्टेटस क्या है? मुझे बताते हैं आपके लाइक कौन से पेपर में आपने अपीयर होना है, लाइक आपके कितने पास और कितने रहते हैं, और अभी आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ साथ? ठीक है जी, लीगल ऑब्लिगेशन इनकर कर सकती है। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि अपने कहा कंपनी एज अ पर्सन, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन कर सकती है। अब एक बड़ा जबरदस्त सा ये 3 लाइन 3 लाइनर एक बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी। कि जी सेपरेट पर्सनालिटी होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि भाई इससे होता क्या है? ठीक है जी, इसका नतीजा क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इससे बनेगा क्या? इस ये जो आप बात कर रहे हो कि जी कंपनी एक सेपरेट पर्सनालिटी है, तो इससे अखज़ क्या होता है? वही चीजें जो हमने अभी बार बार रिगरसली की हैं, वही दोबारा करते हैं कि जी सेपरेट पर्सनालिटी होने की वजह से हमने कहा कंपनी अपनी हर चीज के लिए, ओनर्स नहीं लायबल होते। ऐसा ही है, हमने कहा जो ओनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब इस बात को समझिएगा, ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसी किस्म की ऑब्लिगेशंस इनकर करेगी, उसके ऊपर किसी किस्म के राइट्स हैं, उसके लिए कंपनी खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। ये सीईओ से मुराद कंपनी है। और जिन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेशन के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, क्या ओनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे? नहीं। ओनर्स की लायबिलिटी होगी, लिमिटेड होगी। जहां कोई चीज ओनर से रिलेटेड है, ओनर सिर्फ उसके लिए लायबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा इस सेपरेट पर्सनालिटी के अलावा पहली बात कि ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। दूसरी चीज वो कहता है कि जी ओनर्स, मालिकान और मैनेजमेंट, इनमें भी फर्क है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फर्क है। ओनर कौन थे? ओनर कौन लोग होते हैं? जो मिलके कहते हैं हम कंपनी बनाएंगे। जैसा आप और मैं, हम कहते हैं यार हमारे पास कुछ पैसा और मिलके कंपनी बनाते हैं। ठीक है,
सपोज मैं आपके साथ, हम दोनों मिलके हम एक कंपनी बनाते हैं, हम कहते हैं जी 3 लोग आ जाते हैं, A B C, हम तीनों मिलके कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी का नाम रखते हैं ABC एंड को। जब कंपनी हमने सारे काम कर लिए, उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ करवा ली, करने से पहले हमने डिसाइड कर लिया कि जी मैं कहती हूँ कि यार मैं फुल टाइम नहीं दे सकती, हाँ ये लो पैसे, लेकिन मैं काम नहीं कर सकती भाई, मेरे और बहुत काम है, ठीक है। इस तरह बी एंड सी कहते हैं चलो हम देख लेंगे, हम देखेंगे, हम मालिकान हैं, हम साथ साथ देख भी लेंगे, ठीक है। या हम ये कर लेते हैं कि सिर्फ बी फारिग है, सी भी कहते हैं भाई मैं भी नहीं देख सकता। तो अब ए और सी कहते हैं कि जी हम पैसा लगाते हैं, बी भी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको डे टू डे अफेयर्स देख नहीं सकते। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि जनाब इस कंपनी को देखने के लिए हमने कहा बी भी मैनेजमेंट में आ जाएगा, इसके अलावा हम कुछ और लोग रखेंगे कि जो इस कंपनी को मैनेज करें, यानी कि बी ओनर भी है और मैनेजमेंट में भी आ गया, लेकिन हमने कहा हम इसके अलावा भी, और कितने लोग होंगे इसके लिए भी कंपनीज एक्ट ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं। हर तरह की कंपनी के लिए उसने बताया हुआ है कि भी जी मैनेजमेंट के अंदर ये जो लोग हैं, मैनेजमेंट के अंदर कौन लोग आते हैं, डायरेक्टर आता है, सीईओ आता है, सीएफओ आता है, कंपनी सेक्रेटरी आता है, ये तमाम लोग कौन है, मैनेजमेंट के लोग हैं, जो उस कंपनी को एक्चुअली मैनेज करते हैं, चैप्टर 3 एंड 4 के अंदर आ रहे हैं। तो हमने कहा जी हम लॉ ने हमें बताया हुआ है कौन सी कंपनी है तो कितने डायरेक्टर्स रखने हैं, सीईओ कौन होगा, सीएफओ कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, और ये सब लोग रखने होंगे, ठीक है। तो हम ये लोग रख लेंगे। तो कहते हैं सेपरेट पर्सनालिटी की वजह से यहां से पता चल जाता है कि जी ओनर्स और मैनेजमेंट इसके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब जहां पे मैनेजमेंट है तो इसका मतलब है ये क्या है, कंट्रोल, कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सेक्रेटरी। तो ओनर्स और कंट्रोल के अंदर क्या है, डिफरेंस आ गया, ये सेपरेशन है, ठीक है जी। जी सर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो यानी कि आप अभी इस अटेम्प्ट में FR1 टैक्स और कंपनी लॉ अपेयर होंगे, ऐसा ही है। अच्छा जी, दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? मत क्लियर का मैसेज करें तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तीसरी चीज सेपरेट पर्सनालिटी से हमें ये पता चला, तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी खास। सपोज इसी की बात करते हैं, ABC, इन तीनों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की। अब क्या हुआ कि जी ए की डेथ हो गई, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि क्या ए की डेथ होने से ये कंपनी हो जाएगी? जी, ए की डेथ हो गई, क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी? यहाँ पे आपका जवाब है जनाब गलत। पार्टनरशिप होता था, पार्टनरशिप के अंदर क्या होता था कि अगर एक भी पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती थी, ऐसा ही। पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? उनके जो एग्रीमेंट था उसके अंदर तो उन तीन लोगों के नाम थे, ठीक है। सपोज A B C, अगर ए की डेथ हो गई है, अब दो पार्टनर्स रह गए, तो हमने कहा पार्टनरशिप खत्म। अगर अब बी और सी ने पार्टनर रहना है तो नया एग्रीमेंट करें, लेकिन कंपनी के अंदर बच्चे देखें, कंपनी में अगर ए की डेथ हो गई है, सपोज ए ने उस कंपनी में सरमायादारी की थी 1 लाख की, ठीक है। तो हमने कहा कि जब डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली ये 1 लाख के जो उसने सरमायादारी की थी, जो भी इनहेरिटेंस में उसका नया सक्सेसर है उसके पास चली जाएगी। सपोज ए का बेटा था डी,
अब वो कंपनी का ओनर हो गया। भी उसने अपनी विल में लिखा होगा सक्सेशन के मुताबिक या इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक, जिसके पास जितनी अमाउंट जाएगी अब वो कंपनी के ओनर्स हो जाएंगे। यानी कि अगर कंपनी के किसी भी या डेथ हो गई है या सपोज बी ने अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं, उसका जो भी हिस्सा था बी का इस कंपनी में उसने ई को ट्रांसफर कर दिया है, हमने कहा कंपनी तो चलती रहेगी। क्यों? कंपनी में कंट्रोल किसका है? इस मैनेजमेंट का है। अगर ओनर बदल भी गया, ओनर चेंज हो गया, तो क्या हुआ? कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी नहीं खत्म होगी। बात समझ गए? तो जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट है जनाब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि जनाब कंपनी के अंदर ये सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होने की वजह से लीगल पर्सन है ये। तो पर्सन में क्या, अगर पर्सन की डेथ हो गई तो उसका जितनी भी एसेट्स हैं वो क्या है, दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जनाब अगर कोई अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दे, किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी को कुछ नहीं होगा। सो लीगल पर्सन होने की वजह से, ठीक है, एक सेपरेट पर्सनालिटी होने की वजह से तीन अहम चीजें पता चलती हैं। एक, ओनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, ओनर्स और कंट्रोल के अंदर सेपरेशन है। तीसरा, ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, और परपेचुअल सक्सेशन है, जिसका मुराद ये है कि अगर कंपनी के अंदर कैसी भी चेंजेस आ जाएं, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी को कुछ नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। जी सहमत, आपने जो है कह दिया था कि जी कंपनी खत्म हो जाएगी डेथ होने की वजह से, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? अगर कुछ रिपीट करने की जरूरत है तो मुझे बताइए। जी, आपका जवाब नहीं आ रहा सहमत, क्या क्लियर है? हम आगे चलें। जी, क्लियर का मैसेज कर दीजिए। ओके, अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही हूँ, गौर से सुनना है, समझना है। अभी हम जो भी सारी बातें कर रहे हैं आज की क्लास में सारी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आज की क्लास में जो बातें आपकी बात में समझ आ गई ना, तो आगे आपके लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। होता क्या है कि पूरा सी कंपनी लॉ सी लॉ पढ़ लेते हैं और बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं होते। ठीक है, तो अभी जो कहानी हमने शुरू की थी कि हमने मिलके एक कंपनी बनाई, हम उससे दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमने कहा जी 3 लोग हैं, मैं हूँ, आप हैं, और एक और हम बना लेते हैं, चले हम इसको एस कर लेते हैं, ABS। ठीक है, हम 3 लोग मिलके कहते हैं कि यार हम बैठे हुए थे, हमने सोचा यार कि ना एक बिजनेस करते हैं, सपोज कपड़े का कारोबार करते हैं, कि जी ये फैशन बड़ा आजकल चलता है, तो हम कुछ ना कपड़ों का कारोबार करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ ख्याली पुलाव बनाया, फिर हमने कहा नहीं, हम सीरियस हो गए, तो हमने इस पे असल में काम करना शुरू किया। हमने कहा देखो भी कंपनीज अगर हम अब जो बिजनेस कर रहे हैं हम उसको कंपनी रजिस्टर करते हैं। हमने कहा कंपनीज एक्ट 2017 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं और कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम हमने जी रख दिया जी ABS एंड कंपनी। ठीक है, अब ये जो 3 लोग हम हैं, ABS, जिन्होंने सोचा इस कंपनी को बनाने का। ठीक है, ये हम कौन लोग हैं? हम 3 लोग हैं जो हमने सोचा कि हम कंपनी बनाते हैं। ठीक है, अब कंपनी बनाते हैं, हमने कहा उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी तो कंपनी रजिस्टर होगी।
ऐसा ही है। हमने कहा जी रिक्वायरमेंट कि भी कंपनी एक्ट क्या कहता है कि जी क्या क्या चीज़ हो जी, तो आप हमें एज अ कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। हमने कहा जी वो कहता है कि जी सबसे पहले तो तुम लोग क्या करो कि इस कंपनी का नाम सोचो, ठीक है, इस कंपनी का जो है कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, हमने कहा चले ठीक है इसका नाम कर लेते। फिर वो कहते हैं जी आप लोगों ने इनकी रिक्वायरमेंट ये जिस तरह आप आई कैप के एडमिशन के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी अपने सारे वो कागजात ले आए ना, कौन से कागजात, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक दो और चीज़ें जो चाहिए। तो इसी तरह कंपनी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। पहले उसका कोई नाम, ठीक है, ऐसा नाम जो किसी और ने नहीं रखा। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी वो आपने एसओपीज भी बनाने हैं। एसओपीज का नाम हमने कल देखा था क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चैप्टर 2 के अंदर फर्दर डिटेल में देखेंगे कि ये होते क्या। अभी से जो है आप इनको एज अ नाम याद कर ले कि जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं उन्हें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। मेमोरेंडम में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिजनेस लॉ में इस तरह कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, उसकी इंटरनल पॉलिसीज होती हैं। ठीक है जी। तो क्या होता है कि जनाब आप ये तमाम चीजें बना लें, ठीक है, और ये जाके आप सबमिट कराएं रजिस्ट्रार को, तो वो आपको रजिस्टर कर देगा। ठीक है, इसके साथ एक एप्लीकेशन भी होती है जिसमें लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म, जिस तरह आपने आई कैप में अप्लाई करना हो तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और साथ में बाकी चीजें अटैच होती हैं। ठीक है, अब ये जो एमओए है, एओए है, इसके अंदर बड़ी एक डिटेल होती है। नाम से तो हमने लिख लिया कि ये पॉलिसीज बनानी है। एमओए के अंदर बहुत डिटेल होगी कि भी कौन सी कंपनी है, उसका नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसके मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, इस कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो मैंने कि ये तो एक इंटरनल पॉलिसीज है, इसके अंदर तो बहुत कुछ आ सकता है, ढेरों ढेर चीजें, हर चीज इसके अंदर आ सकती है जी। कंपनी का है, उसकी कैसी नेचर है, उसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, ठीक है जी, कंपनी का अगेन शेयर कैपिटल कितना है, कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे होंगे, कौन लोग होंगे, कितने होंगे, कैसे अपॉइंट करेंगे, कब करेंगे, कंपनी की मीटिंग्स कब होंगी। यानी कि आपके जितने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, जितने भी चैप्टर्स है उसके अंदर जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ऐसे चैप्टर 3 डायरेक्टर्स पे है, चैप्टर 4 सीईओ पे, तो ये भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा। ठीक है, चैप्टर 5 जो है आपका वो कौन सा है, चैप्टर 5 है शेयर कैपिटल का, तो मैंने उसका जिक्र कर लिया जी। शेयर कैपिटल से रिलेटेड तमाम चीज़ें, कितना शेयर कैपिटल होगा, कैसे रेज करेंगे। फिर जी आपका प्रोस्पेक्टस आ गया, उसके बारे में बातचीत होंगी। कम मॉर्गेज एंड चार्जेस का चैप्टर आ गया जी, उसके बारे में भी लिखा होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि जी अगर कोई लोन लेना है कैसे लेना होगा। फिर मीटिंग्स का मैंने जिक्र कर दिया, रेजोल्यूशन कैसे पास होगी, फिर डिविडेंड कैसे देना होगा। ये जितने चैप्टर्स हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही है, ये आपकी पॉलिसीज ही, इन्वेस्टमेंट करना होगा कैसे करेंगे, एनुअल रिटर्न वगैरह तमाम चीजें, कंपनी ने बंद होना है, तमाम चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मौजूद होगी। इसका मतलब है कि जब मैंने कंपनी बनानी, हम तीनों मिल बैठ के सोचते ए बी एंड एस, तो हम पहले सोचेंगे कंपनी का नाम क्या होगा। फिर हम कहेंगे चलो जी जरा कॉपी पेंसिल ले आओ, पॉलिसीज लिखें। या तो हो सकता है कहीं से छापा मिल जाए, ऐसा ही है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, कोई छापा मिल जाए तो जबरदस्त हो जाएगा। तो छापा भी कंपनीज एक्ट ने भी प्रोवाइड किया हुआ है। मजे की बात, अपनी बनाना चाहो बना लो, छापा चाहिए छापा ले लो। उस छापे के अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं। ठीक है, मेमोरेंडम की, आर्टिकल की, उसमें फिर ये भी कहते हैं इस छापे में से भी अगर कोई चीज चेंज करनी है कर लो, पूरा छापा रखना है रख लो, कोई चीज चेंज करनी है कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अब मजे की बात, अब कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि जब मैंने एमओए सबमिट कराया या एओए सबमिट कराया तो उसके अंदर मैंने लिख लिया, मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ कि जी मेरे डायरेक्टर्स कौन लोग होंगे, कितने होंगे, कहाँ से आएंगे, मेरा शेयर कैपिटल कितना होगा, मीटिंग्स कब कब होंगी, डिविडेंड कब होगा। ठीक है, ये जो कंपनी के मालिकान है ये कौन होंगे।
तो याद रखिएगा, जब हम अभी यानी कि रजिस्टर होने से पहले का जो प्रोसेस है, इसमें ये जो ओनर्स होते हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, हम इन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। कि जी ये जो सब्सक्राइबर, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पॉलिसी बनाई है, इसके सब्सक्राइबर हैं, यानी कि इससे इन्होंने अपना क्या किया हुआ है, इल्हाक किया हुआ है इस पॉलिसी से। जैसे इलेक्शन होते हैं तो हर जो कंपनी है वो अपना मैनिफेस्टो बताती है, अपना प्लान बताती है, और हम उसके उस मैनिफेस्टो के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, हम उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं काइंड ऑफ, यार ये हमें ठीक लग रहा है। तो हमने कहा कि ये जो ओनर्स हैं इनको कहेंगे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। जब कंपनी रजिस्टर हुई तो हम इन्हें कहेंगे मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये जो ओनर्स हैं, जब कंपनी रजिस्टर नहीं हुई तो इन्हें कहेंगे सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जब कंपनी रजिस्टर हो गई तो हम इन्हें कहेंगे मेंबर ऑफ, ये कंपनी के मेंबर है। अब आप लोगों ने एक और टर्म सुनी हुई है, शेयर होल्डर। अगेन क्वेश्चन, क्या शेयर होल्डर और मेंबर सेम है? जी, क्या शेयर होल्डर और मेंबर मुख्तलिफ लोग हैं या सेम लोग हैं? जी सरमत, फराज भी हमारे साथ हैं। फराज, आवाज क्लियर आ रही है आपको? क्या मेंबर और शेयर होल्डर में कोई फर्क है या ये सेम लोग होते हैं? डिफरेंट है। गुड। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, हमने कहा यहाँ पे कि जी मेंबर कौन लोग हुए, वो जो कंपनी के बनाने वाले थे। ठीक है, वो जो इनिशियली हमने बात की कि जो कंपनी को बनाने वाले। अब जब आप मेंबर की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, अभी हमारे ये जो डेफिनेशन है इनमें आ भी जाएगी मेंबर की डेफिनेशन। ठीक है, तो मेंबर हमने क्या कहा कि जी अगर मेंबर की डेफिनेशन को देखा जाए कि मेंबर कौन होता है, तो मेंबर हमने कहा जी सबसे पहले तो कौन है, वो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम है, वो लोग जिन्होंने प्लान किया था कि हम मिलके कंपनी बनाएंगे। फिर हमने कहा चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ, कंपनी ने अपने, कंपनी को पैसे चाहिए थे, कंपनी ने कहा कि बात सुनो लोगों, ये लो अपना पैसा दो और मेरे शेयर्स ले लो। ठीक है, तो हमने कहा कि जिस पर्सन को कंपनी के शेयर्स अलॉट अलॉट और शेयर्स परचेज करने में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? अलॉट होना या परचेज करना शेयर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अलॉट और परचेज में, अगर चले शेयर्स के अलावा मैं वैसे आपसे बात करती हूँ, सब प्लॉट है, जमीन है, किसी को अलॉट होती है और कोई जमीन खरीदता है, इन दोनों में क्या फर्क है? मतलब जो फर्क है वो अंग्रेजी जुबान का है। जी फराज, सरमत, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? किसी को जमीन अलॉट होना और किसी का जमीन खरीदना, इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं ये नहीं है, मैं बता, अलॉट का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम किसी को मिल रही हो, फर्स्ट ओनर, पहले मालिक। और परचेज क्या है? किसी से खरीदना, दूसरे तीसरे पांचवे छठे सौवें मालिक, कोई भी।
जो चीज पहली दफा आप खरीद रहे हैं, सा आपने गाड़ी खरीदी पहली दफा, ठीक है, आपको प्लॉट अलाउट होने का मतलब है ये प्लॉट पहली दफा, ये जमीन पहली दफा किसी को मिली है। और परचेज करने का मतलब है कि इसके पिछले कहीं मालिकान रह चुके हैं, ठीक है। तो जहां कभी भी वर्ड इस्तेमाल हो अलॉट का मतलब कि जी शेयर्स अलॉट हैं, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट टाइम, वो उसके फर्स्ट ओनर हैं, ये पहली दफा, यानी कि शेयर्स अलॉट हुए तो इस बंदे ने लिए। तो हमने कहा जी मेंबर वो हर पर्सन है जिसको शेयर्स अलॉट हुए हुए हो या उसने शेयर्स परचेज कर दिए हो, यानी कि फर्स्ट ओनर भी हो सकता है और बाद में किसी और से खरीद लियो, ठीक है। सपोज शेयर्स थे अमजद के, अमजद फर्स्ट ओनर था, अमजद ने सेल कर दिया अली को, अली ने सेल कर दिए अकबर को, अकबर ने सेल कर दिए बी को। बी ने शेयर्स परचेज किए अकबर से, लेकिन अमजद को शेयर्स अलॉट हुए हैं किससे, कंपनी ने अलॉट किए। हम ये नहीं कहेंगे कि जी बी को शेयर्स अलॉट है, नो, बी ने परचेज किए, अमजद को अलॉट है जो फर्स्ट ओनर है। तो हमने कहा कि जी अगर कोई पर्सन शेयर्स खरीदता है और परचेज करता है वो भी मेंबर है, ठीक है। तो एक चीज मुझे समझ आई कि यार जो शेयर्स खरीदता है उसको हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, ऐसा ही है, इसको हम शेयर होल्डर, शेयर का मतलब, होल्डर का क्या मतलब होता है, जिसके पास हो शेयर, हिस्सा, जिसके पास कोई हिस्सा हो, सरमाए में हिस्सा, उसको शेयर होल्डर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब मेंबर की जो टर्म है, डेफिनेशन है, वो बड़ी ब्रॉडर है, एक बड़ी टर्म है कि जनाब हर शेयर होल्डर मेंबर होगा, लाजमी, हर शेयर होल्डर मेंबर होगा। लेकिन क्या हर मेंबर शेयर होल्डर होगा, ये बताइए मुझे। हर मेंबर ऑफ द कंपनी, वो पर्सन मेंबर जिसने उस कंपनी को बनाने का सोचा था, क्या वो लाजमी है शेयर होल्डर भी हो? नहीं, वो जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर मेंबर होगा, लेकिन हर मेंबर के लिए जरूरी नहीं है वो शेयर होल्डर भी हो। लेकिन अब जो हमारी रेगुलेशंस आई हैं न्यू, उसके मुताबिक हर मेंबर ने लाजमी शेयर लेना होता है, चाहे वो एक शेयर ही क्यों ना हो। तो अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। लेकिन एक हमें पता चल गया, फिर भी ब्रॉडर टर्म है, क्यों, क्या सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम शेयर होल्डर हैं, वो जिन्होंने कंपनी बनाने का सोचा था, ऐसा ही है। तो हमने कहा अब क्योंकि टर्म, अब न्यू जो हमारे पास लॉ में आया उसमें उसने लाजिम कर दिया है, पहले होता था कि जरूरी नहीं था, हो सकता था मेंबर कौन हो, जिसने उस कंपनी का कॉन्सेप्ट बनाया हो, उस कंपनी का आइडिया दिया हो, वो ब्रेन चाइल्ड हो उसके पीछे, ठीक है। तो सारा आइडिया दिया हुआ है उस मेंबर का, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि हर मेंबर ने कम अज कम एक शेयर लाजमी लेना है। तो जब आप एक शेयर लेंगे तो आप होल्डर, शेयर होल्डर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। लेकिन हमें एक बात समझ आई यहाँ पे, जो हमने चीज, जो जिस कॉन्सेप्ट की बात करनी थी, जो मेन चीज आपको बतानी थी, वो ये था कि ये जो ओनर्स हैं, ये जो मालिकान हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाने का अज़्म किया, जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं हो जाती इनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। और जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो हम इन्हें कहते हैं मेंबर ऑफ कंपनी। जी क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब रजिस्टर होने पे और भी बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, वो कैसे, कि जी जब आपने रजिस्ट्रेशन से पहले एमओए बनाया, उसके अंदर कुछ लोगों के नाम लिखे होंगे कि जी ये हमारे, यहीं पे लिखती हूँ, ये हमारे प्रपोज्ड डायरेक्टर्स होंगे। कंपनी रजिस्टर हो गई तो वो जिनका नाम आपने लिखा होता जी प्रपोज डायरेक्टर, वो जाके डायरेक्टर की कुर्सी संभाल लेंगे, वो असल वाले डायरेक्टर बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं कंपनी के आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ बातों की तरफ चलते हैं। हमने आज की क्लास में जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.2 उस पर बहुत डिटेल में बात की, 1.3 के अंदर हमने सारा डिस्कस कर लिया
सब आपके सामने, आप किताब की चीजें रखती हूँ, ठीक है। कहता है कैपिटल ऑफ द कंपनी, कैपिटल किसको कहते हैं, जो कंपनी का सरमाया होता है, जो आपने कंपनी में पैसा लगाया हो। किसने पैसा लगाया था, उन ओनर्स ने लगाया था, ऐसा ही है। वो कहता है कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स, कि जो कैपिटल, जो सरमाया लगाया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हिस्से से। हिस्सा क्यों कहते हैं, क्यों, आपका जितना भी आपने पैसा लगाया है 1 लाख, हमने कहा जी 3 लोगों ने मिलके लगाया, ए बी सी ने लगाया। ए ने लगाया 50,000, बी ने लगाया 25,000, सी ने लगाया 25,000। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई ए बी सी का कितना शेयर है, तो हम कहेंगे 50% इसका है, 25% इसका है, 25% इसका है। ये क्या है, इनका शेयर। तो इस सरमाए को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, शेयर। जी ए बी सी का कितना कितना हिस्सा है, इतनी हिस्सेदारी है, ठीक है। फिर हमने कहा एक और तरफ चलते हैं, जो कि शेयर एग्जैक्टली का है, कि जी एक शेयर से मुराद क्या है, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पे देख लिया कि जी सरमायादारी क्या है, कि जो ओनर्स ने मिलके लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने मेंबर और शेयर होल्डर का डिफरेंस भी देख लिया, ठीक है। वो थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो टर्म है ये यूज होती रहती है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। मेंबर क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। शेयर होल्डर से मुराद क्या है, वो जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है। लेकिन मेंबर से मुराद क्या है, वो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, वो जिन्होंने कंपनी बनाने का अज़म किया, वो लोग जिनको शेयर्स अलॉट हुए पहली दफा, वो लोग जिन्होंने शेयर्स परचेज किए, वो लोग जिनका रजिस्टर में नाम आ रहा है, ठीक है। हु कैन ओन शेयर्स, कौन कंपनी के शेयर्स ले सकता है, कोई भी बंदा ले सकता है। आप ले लें, मैं ले लूं, मेरा पड़ोसी ले ले, कोई ले ले, कोई और कंपनी ले ले, बिल्कुल ले सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स ले ले, ले सकती है, ठीक है। कोई भी लीगल पर्सन जो है वो किसी भी कंपनी के अंदर शेयर्स ले सकता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करें, तो हमने कहा जी आपकी डेथ हो जाए, अल्लाह ना करे, मतलब आप ए बी सी की डेथ हो जाए, या ए बी सी अपने शेयर्स किसी को देना चाहे, दे सकता है। कंपनी पे कोई असर पड़ेगा नहीं, कंपनी वैसी ही रहेगी। यानी कि आपका जो हिस्सा है कंपनी में, सर बी जो है, बी का हिस्सा जो 25,000 है, बी सी का, सी डी को दे दे, डी ई को दे दे, सेल कर दे, कुछ भी कर ले, सेल कर दे, गिफ्ट कर दे, इनहेरिटेंस में दे दे, विरासत में चला जाए, ठीक है। किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में क्या था, कोई भी काम करने से पहले तो लाजमी पूछना पड़ता है, कोई काम पूछे बगैर आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब मजे की बात क्या है, अगर आपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, अब अगर सपोज बी ने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, सी का मालिक कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कंपनी के अफेयर्स में कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिविडेंड किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। मीटिंग कौन अटेंड करेगा, ये करेगा। यानी कि जो राइट्स बी के पास थे, अगर वो शेयर्स अपने सी को ट्रांसफर करेगा तो सी के पास आ जाएंगे वो राइट्स, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन हमने पहले भी पढ़ा, परपेचुअल सक्सेशन से मुराद क्या है, अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी वैसी की वैसे रहेगी, अपना काम करती रहेगी, ठीक है जी। कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, ठीक है। फराज आपने लेट ज्वाइन किया था, क्या आपको समझ आई है हमने जो आज पढ़ा है सारा। ये लेक्चर रिकॉर्डेड यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अगर आपने लेट ज्वाइन किया, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.3 तक कर लिया है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंस मैंने कहा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें हमने सारी डिस्कस की, ठीक है। आप इन सारे को क्या करें, घर से कल पढ़ के आएंगे, ठीक है। हमारा सेशन इसी तरह होगा कि मैं बीच बीच में आपसे सवाल करती जाऊंगी। और अभी जो हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, इट्स रियली गुड, इसके अंदर पोल भी आ सकते, जो सवाल मैं आपसे करती हूँ, ठीक है। मैं तो भी यहाँ पे पूछ के आप जवाब दे देते हैं। इसको हम थोड़ा सा और इफेक्टिव करेंगे आने वाली क्लासेस में। हम यहाँ पे पोल क्रिएट कर सकते हैं कि पोल पे आपका सवाल है, आप वहाँ पे जवाब देंगे, ठीक है। कि आपको लिखना ना पड़े, आप फौरन से कोई ऑप्शन क्लिक कर दें, आपका टाइम सेव हो, ठीक है। फर्दर आपके माइक भी ऑन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सारे को अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। कल की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबको अच्छे से रीड करके आए, ठीक है।
की क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।